हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 10 युद्ध में पॉज देने की कला सीखें। हमने निश्चित ही संघर्ष टालने के अनेक उपायों पर चर्चा कर ली है, परंतु एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं जीवन से अनावश्यक संघर्ष कम करने को कह रहा हूँ। संसार से भागने या कम में गुजारा करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कम संघर्ष कर ज़्यादा कैसे पाया जा सकता है यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जीवन तो हमें कृष्ण जैसा शानदार ही जीना है। सोने की द्वारका भी चाहिए और रानी भी चाहिए, वंशी, नृत्य, श्रृंगार व 56 भोग जैसे शौक भी चाहिए तथा सारे श्रेष्ठ साजो सामान भी चाहिए, लेकिन उन्हें पाने के चक्कर में मन, जीवन, स्वास्थ्य और परिवार ही बर्बाद हो जाए ऐसा तो कतई नहीं चाहिए। और इतना सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी हाथ में कुछ न लगे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि अनावश्यक संघर्षों को टालना हर हाल में सीख जाओ। यूं भी यदि समय और ऊर्जा अनावश्यक संघर्षों में ही व्यय कर दोगे तो कृष्ण की तरह सोने की द्वारका कैसे बना पाओगे। अब यह तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि हमें कृष्ण जैसा शानदार जीवन ही जीना है, और सच कहूँ तो इसलिए अनावश्यक संघर्षों को टालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण जैसा अचीव करना है तो उस हेतु समय और ऊर्जा चाहिए। यदि ये दोनों अनावश्यक संघर्षों में ही नष्ट हो जाएंगे तो सोने की द्वारका कभी नहीं बना पाओगे। समझो यह भी कि निरंतर संघर्ष में रहोगे तो भीतर क्रोध व स्ट्रेस घर कर जाएंगे, और क्रोध और स्ट्रेस की मनोदशा में कोई सकारात्मक कार्य आप कर ही नहीं सकते हैं। यह बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। सो कुल मिलाकर कान कहीं से भी पकड़ो। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो अनावश्यक संघर्षों से छुटकारा कैसे पाना यह सीखना ही होगा। यह बात मैं अलग अलग तरीके से बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप तुरंत अनावश्यक संघर्षों को टालना प्रारंभ कर दें। और यह निश्चित करने हेतु मैंने पानी की गहरी साइकोलॉजी भी आपको विस्तार से बताई। और अब निवेदन सिर्फ इतना करूँगा कि इन बातों को पढ़ने तक ही सीमित मत रखना, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल भी करना। खैर, संघर्ष टालना अपनी जगह है, पर सामने यह भी सच है कि जीवन के बड़े युद्ध भी जीते बगैर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता है। खैर, संघर्ष टालना अपनी जगह है, पर सामने यह भी सच है कि जीवन के बड़े युद्ध जीते बगैर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता है। समझा यह भी दूं कि बड़े युद्ध कोई रोज रोज करने की चीज नहीं है। बड़े युद्ध सिर्फ बड़े टारगेट के लिए किए जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि आप अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे संघर्षों को युद्ध तक न पहुंचने ही न दें। और इस संदर्भ में मैं पहले भी समझा चुका हूं कि संघर्ष एक हद से आगे बढ़ जाए तो वह फिर युद्ध में तब्दील हो जाता है। और युद्ध यानी आर पार की लड़ाई, युद्ध यानी जीवन मरण का सवाल। अब जीने मरने के सवाल बार बार और वह भी बेकार की बातों के लिए खड़े थोड़े ही किए जा सकते हैं। सामान्य बात पर मामला आर पार तक पहुंच जाए यह समझदारी कतई नहीं है, और ना ही यह कोई बहादुरी है। यह सिर्फ और सिर्फ अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी है। अतः मेहरबानी कर हो सके वहां तक संघर्ष को संघर्ष तक ही रखना है, नौबत युद्ध तक मत पहुंचने देना, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा कुछ अचीव करने के लिए ही किए जाने चाहिए। बेशकीमती समय
और ऊर्जा का व्यय हीरे कमाने के लिए किया जाता है, पत्थर उठाने के लिए नहीं। अतः रोजमर्रा के संघर्ष युद्ध तक न पहुंचे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। चलो नौबत बार बार युद्ध तक न पहुंचे उसका एक सीधा साइकोलॉजिकल उपाय बताता हूँ, और इस हेतु आपको सिर्फ रोजमर्रा के संघर्षों के दरमियान कब पॉज देना यह सीखना होगा। यही सही समय पर पॉज देना सीख गए तो बात युद्ध तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। खैर, अपनी इस बात को मैं चंद उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमें पत्थर उठाने हेतु महायुद्ध लड़ने की मूर्खता नहीं करनी है। अब पति पत्नी के आपस में छोटे मोटे संघर्ष होते रहना आम बात है, लेकिन होने वाले किसी भी संघर्ष को हद से ज्यादा मत खींचो। सुबह किसी बात को लेकर संघर्ष हो गया तो शाम को उसे विराम दो, कुछ दिन बीत जाने दो। इस दरमियान आपस में सामान्य जीवन व्यतीत करो। फिर जरूरत लगे या न लगे या जरूरत न रह जाए तो दोबारा संघर्ष कर लो। बस संघर्ष के दरमियान इस तरह पॉज देना सीख जाओगे तो बात कभी युद्ध यानी तलाक तक नहीं पहुंचेगी। परंतु सुबह शाम निरंतर एक ही बात पर संघर्ष होता रहेगा तो फिर उस संघर्ष को युद्ध में तब्दील होते वक्त नहीं लगेगा। आप किसी की बात काट रहे हो या किसी का मजाक उड़ा रहे हो, निरंतर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कब पॉज देना, इस बात का होश होना ही चाहिए। व्यवसाय में भी किसी एक आइडिया से निरंतर संघर्ष करोगे तो वह संघर्ष युद्ध में तब्दील हो ही जाएगा। यदि आइडिया नहीं चल रहा है तो उसे कुछ समय के लिए पॉज दो। जिद करने पर वह आइडिया व्यवसाय के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देगा, और बात व्यवसाय के अस्तित्व तक पहुंच जाएगी तो महायुद्ध में उतरना ही पड़ेगा। वैसे ही पहली बार लीवर में फैट आते ही एक पॉज अवश्य ले लेना चाहिए। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि डरने को नहीं कह रहा हूँ, पॉज देने को कह रहा हूँ। पॉज देकर परिस्थिति अच्छे से समझने को कह रहा हूँ। यदि आपने वहां पॉज नहीं दिया तो फिर वह युद्ध यानी लीवर सिरोसिस में तब्दील हो सकती है। बस यह छोटा सा इशारा मैं करना चाह रहा हूं कि संघर्ष चाहे कैसे भी हो, उनमें रह रह कर पॉज देना जरूरी है। रबर बैंड को एक हद से ज्यादा खींचोगे तो वह टूट ही जाएगा। नौबत बार बार युद्ध तक पहुंच ही जाएगी, और बिना वजह से युद्ध बहादुरी नहीं, कोरी मूर्खता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पानी की तरह अंतिम समय तक संघर्ष टालने के प्रयास करते रहो। हाँ, पर कई फ्रंट ऐसे हैं जहां संघर्षों को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। वहां संघर्ष करना मजबूरी है तो निश्चित ही ऐसे में वहां डटकर संघर्ष करना है। परंतु इन संघर्षों को करते वक्त भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि अकारण कोई संघर्ष युद्ध तक न पहुंच जाए, क्योंकि युद्ध में समय और ऊर्जा का बेइंतहा नुकसान होता है। युद्ध के दरमियान स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है। अतः युद्ध करना है तो सिर्फ बड़े अचीवमेंट के लिए युद्ध करना है तथा उसमें हर हाल में जीतना भी है, तभी जीवन बड़ा व शानदार हो पाएगा। और यह सब कुछ हो पाए इसलिए मैंने संघर्षों में पॉज कैसे देना यह समझाया, ताकि सामान्य संघर्ष अकारण युद्ध का स्वरूप धारण न कर ले, ताकि आपके बेशकीमती समय और ऊर्जा व्यय न हो, ताकि जीवन के सभी बड़े व महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रह पाएं। और मुझे यकीन है कि बात के महत्व को समझते हुए आप इस पर पूरा अमल कर ही लेंगे। रोजमर्रा के संघर्ष में कब पॉज देना यह सीख ही जाएंगे। युद्ध एकमात्र मकसद
युद्ध का एकमात्र मकसद जीत। निश्चित ही हमें संघर्ष टालने हैं और कारण के युद्ध में उतरना नहीं है, परंतु सामने यह भी ध्यान रखना है कि यदि जीवन बनाने हेतु यहाँ चंद आवश्यक युद्ध सभी को लड़ने ही पड़ते हैं और वे जान लगाकर लड़ने ही हैं। न सिर्फ लड़ने हैं बल्कि जीवन के तमाम महत्वपूर्ण युद्ध हमें हर हाल में जीतने भी हैं। फिर वह युद्ध आप फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रहे हो या कैंसर जैसी भयानक बीमारी से, जीवन की ये तमाम महत्वपूर्ण जंगें सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जाती है। और यह स्पष्ट समझ लो कि जंग सिर्फ दृढ़ इरादों से जीती जाती है। अक्ल, ताकत, हथियार व सेना तो बाद की बात है। लड़ने वाले का मन कमजोर पड़ जाए तो न हथियार काम आते हैं और न सेना। अब सेना तो कौरवों की पांडवों से कई गुना बड़ी थी। पांडवों के पास एकमात्र तीरंदाज अर्जुन था, तो कौरवों के पास भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे अनेक तीरंदाज थे। पर कृष्ण के दृढ़ इरादों ने फिर भी उन्हें हरा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जंग में उतरने की जल्दी मत करना। पहले अपने जंग को लड़ने हेतु और फिर जंग जीतने हेतु मेंटली अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आधे मन से या घबराए जंग में उतरोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। अतः जंग में तो जब भी उतरना है, जीतने का दृढ़ निश्चय करके ही उतरना है। चलो, जंग जीतने हेतु दृढ़ निश्चय होने का क्या महत्व है, यह मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। बात उन दिनों की है जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक दिन उसी दरमियान कृष्ण उनसे मिलने गए, लेकिन पहुंचते ही उन्हें झटका लगा। उनको झटका लगा क्योंकि द्रौपदी घर के बाहर सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। निराशा उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कृष्ण के पूछने पर द्रौपदी ने बताया कि पिछले कई दिनों से एक राक्षस ने उन्हें बड़ा परेशान कर रखा है। वह रोज यहाँ मल्ल युद्ध करने आ जाता है तथा इन पांचों भाइयों को ललकारता है। मजबूरन पांचों में से किसी एक को युद्ध करने जाना ही पड़ता है और दुर्भाग्य से वह उनकी बड़ी बेदर्दी से पिटाई कर देता है। वह भीम समेत सबको अनेकों बार पछाड़ चुका है। अब तो इन पांचों में से कोई लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। कहीं कल उसके आने पर मुझे लड़ने न जाना पड़ जाए। कृष्ण के तो यह सुनते ही होश उड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भीम को कैसे पछाड़ सकता है। सो उन्होंने सीधे भीम से ही पूछ लिया, माजरा क्या है। भीम ने कहा कि वह वाकई बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन यह बात कृष्ण के गले नहीं उतरी। वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि मल्ल युद्ध में कोई भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अब कृष्ण तो मनुष्य जाति के इतिहास के सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। सो उन्होंने भीम को टटोलने के उद्देश्य से पूछा कि कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा में तो कोई कमी नहीं है। भीम ने बड़ा तनते हुए कहा कि तुम नहीं या मैं नहीं, कि दृढ़ प्रतिज्ञा करके ही जंग में उतरता हूँ। फिर तो कृष्ण पूरी बात समझ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल उस राक्षस से मल्ल युद्ध मैं करूंगा। यह सुनते ही द्रौपदी व भीम दोनों की हवा निकल गई। दोनों जानते थे कि कृष्ण मल्ल युद्ध के भीम जितने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वह राक्षस कृष्ण को मार न डाले। दोनों का डर गलत भी नहीं था, परंतु इधर कृष्ण उससे भिड़ने हेतु दृढ़ निश्चयी थे और अगले दिन कृष्ण उस राक्षस से लड़े भी व उसे हराया भी। यह देख भीम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कृष्ण से इसका रहस्य जानना चाहा। तब कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि दरअसल तुम्हारी प्रतिज्ञा ही कम थी।
दरअसल तुम्हारी प्रतिज्ञा में ही कमी थी। तुम मैं नहीं या तुम नहीं की प्रतिज्ञा ले रहे थे, जबकि मैं तू नहीं और तू ही नहीं की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर जंग में उतरा था। ऐसे में मेरा जीतना तय था। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह कि युद्ध सिर्फ जीतने के लिए लड़े जाते हैं और विजय सुनिश्चित करना हो तो मन में जीतने की दृढ़ता का होना बेहद जरूरी है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसके भी सामने जंग छेड़ते हो वह शत्रु है और शत्रु का नाश हो ही जाना चाहिए। वह जंग आपने फाइनेंशियल क्राइसिस से छेड़ी हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो ही जाना चाहिए। जंग आपने किसी भयानक बीमारी के सामने छेड़ी हो तो उस बीमारी का जड़ मूल से नाश हो ही जाना चाहिए। शत्रु चाहे शैतान के रूप में हो या संस्था के रूप में, शत्रु को हर हाल में हारना ही चाहिए। जंग सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जाती है और जीतना हो तो जंग में कृष्ण जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर उतरना जरूरी है। यह एक अति महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जंग में जीतना हो तो इस बात की अवहेलना कभी मत करना। दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों न हो, मन में विजयी होने की निश्चिंतता बनाए रखना। विश्वास व दृढ़ता में कमी होगी तो जंग कभी नहीं जीत पाओगे। यह कभी मत भूलना कि जंग का पूरा खेल मानसिक ज्यादा है, शारीरिक व कागजी कम। सो होने दो सामने वाले के पास कौरवों जितनी विशाल सेना। आप तो इतना विश्वास रखना कि कृष्ण जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा के सहारे आप उस विशाल सेना पर विजय पा लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।